हाँ इसीलिए तो एक वादा हमने कहा जब वो सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट कर देगा, इसीलिए तो हमने इसे एक वादा कहा। Now what you are supposed to do today, there will be no homework, just listen the part A1 of this lecture again. तसल्ली से बैठ के just listen it again। ये नहीं कि आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि खुद जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो ऐसे मैंने कोई डिटेल में बताई नहीं इधर। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि रात को 9 बजे इंशाल्लाह तसल्ली से बैठ जाइएगा, 9 से 10 बजे तक तसल्ली से इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा ले लीजिएगा, और फिर 2x पे आपने सुबह भी उठ के लेना है फजर के बाद एक दफ़ा। अगर फिर भी मसला हुआ तो फिर जुमे के बाद इंशाल्लाह एक दफ़ा। अच्छा को हल्का फुल्का लगाना आ गया वैसे, ये हल्का फुल्का ये सारा स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आप जो है वो एक सिंपल सी मिसाल के तौर पे कोई और मिसाल दे दे कि मैं रेस्टोरेंट पे गया हूँ, वहाँ मैंने उनको कहा कि भाई सालन ले आए, नान ले आए और पानी की बोतल ले आए। अब सालन में तो मिक्स सब्जी में मंगवाई है, उधर बताएं अब कितने वादे हैं? एक्सेलेंट, 3 वादे हैं, लेकिन पीछे आपने सोचा नहीं सारा। सालन, पानी और नान, क्या ये तीनों अपनी जात में अलग अलग है? सालन के अंदर वो मसला नहीं है अभी डिस्कस करने की जरूरत, अपनी जात में अलग अलग है। एंटिटी सालन के अंदर पानी डाल के नान को मैश करके सुरीद बना के लाके दे रही है तो एक वादा है। तो फील सालन में पानी डाल दिया, थोड़ा सा शोरबा हो गया और उसमें रोटी डाल के मिक्स कर दी, तो एंटिटी हैज प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन। अब तो एक वादा बन गया, लेकिन उससे पहले ये कितने वादे थे? 3 वादे थे। डन। अब जब दुकान पे चीजें खरीदा करें आप आज के बाद, तो वहां खड़े होकर दुकानदार को बता के आया करें तुम्हारे कितने वादे हैं। जब आपके हाथ में बिल आया करे तो देख के बताया करें कि तुम्हारे कितने वादे। इसी तरह आपको प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस नहीं होगी। ये भाई चले गए क्लास के बाद, इन्होंने जाके जो है वो चावल ऑर्डर किए, बिरयानी ऑर्डर की, और इन्होंने रायता ऑर्डर किया और साथ इन्होंने चाय ऑर्डर की। अब बता दें दुकानदार के कितने वादे हैं? चावल बेच रहा है, चिकन बेच रहा है, लौंग बेच रहा है, उसमें लाल मिर्च डाल रहा है। एक ही वादा है क्या? बिरयानी। और दूसरा वादा पानी, और तीसरा वादा चाय। डन। और अगर ये भाई कहते हैं पानी डाल के चाय ला के बिरयानी मुझे, फिर दुकानदार के कितने वादे? क्योंकि वो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन कर रहा है। बड़ा एंजॉय करेंगे आप इस स्टैंडर्ड को। मेरी जान रायता साथ मिलता है, एंटिटी ने सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन करके दी है। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। अब कल वाला भी तेरा वो बिल्डिंग देखते ही पियो ओवर टाइम, बिल्डिंग ओवर टाइम नहीं होती, वो 3 टेस्ट लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो रायते को में सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो रही है। रायते और रायता वैसे भी देखो अलग अलग बिकते हैं आमतौर पे। अच्छा, तुझे फ्री में मिलता होगा, और कॉलेज वाले फ्री में, फ्री अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। और वैसे भी ये मटेरियल चीजों की। अच्छा, और सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन हो रही है बिरयानी के अंदर? नहीं, हाईली डिपेंडेंट तो नहीं है। रायता बिरयानी को चटनी वैसे ही पी लेते हैं एंड पे बिरयानी खाने के बाद, तो कहाँ इंडिपेंडेंट है? तो प्लीज रायता और बिरयानी अलग अलग है, मेरे से लड़ना मत। खा के चेक कर जी, दाएं क्लास के बाद उसकी जैकेट उतारे, जैकेट बेच के। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ कर लेते हैं, बात कर लेंगे कल। अभी वो बात फिर बढ़ जाएगी, वो करो। दूसरा पार्ट बन चुका है। चलें जी, आज आसान सी डिस्कशन हम करते हैं, सिर्फ जो आपको क्लास में याद हो जाए। डिस्क्लोजर्स हम पढ़ने लगे हैं आज, फिक्स्ड एसेट्स के। डिस्क्लोजर्स किसके पढ़ने लगे हैं? फिक्स्ड एसेट के। सबसे मजे वाला डिस्क्लोजर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कि जो फिक्स्ड एसेट्स, घुमाते रहो कैमरा साथ साथ, जो फिक्स्ड एसेट्स आपने बेचे हैं, क्या वो फिक्स्ड एसेट्स किसको बेचे हैं, कितने के बेचे हैं,
कितना गेन, क्यों नहीं, कितना गेन आया है, और जिसको बेचे हैं यानी उसका नाम क्या था और बेचे कैसे हैं, उसको चपेड़ मार के बेचे हैं या चाय पिला के, OLX से बेचे हैं, निगोसिएशन करके बेचे हैं, या आपने टैक्स की क्लास पढ़ी हुई है, जब वो चीज पुरानी हो गई थी तो एम्प्लॉय को बुला के उसको ट्रांसफर कर दी हमने, क्योंकि हमारी पॉलिसी थी कि पुरानी चीज एम्प्लॉय को 2-3 लाख रुपए देके वो ट्रांसफर कर देते होते हैं, कई दफा एम्प्लॉयज को भी ट्रांसफर करते हैं हम चीजें। तो हमारा कंपनी लॉ चाहता है कि हम डिस्क्लोज करें यूजर्स को कि कौन कौन सी चीज किस किस को कितने कितने की बेची है और बायर का नाम क्या है, पता चले वो बाद में जानने वाला निकले और उसको आपने सस्ती बेची हो। तो ये कॉन्सेप्ट है जी। एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं हम, ताकि आपके उसके अंदर भी अटैच कर दें अगर वक्त ने इजाजत दी। एनुअल रिपोर्ट, ये वैसे बेहतर है कि पीपी के नोट की दुम में जरा ढूंढ लें जाके, पीपी के नोट की दुम में। डिस्क्लोजर का सवाल आ जाए ना तो आसान नंबर मुफ्त के। पीपी का नोट का नंबर बताएं, पीपी के नोट का नंबर बताएं। नोट नंबर 18, 7.2 बिलियन के एसेट्स हैं, मिलियन तो ये है ना, 7.2 बिलियन के एसेट्स हैं। इसमें जाके नोट 18 की कोई दुम आज हम देखने लगे हैं। नोट 18 की दुम सैर कीजिएगा, सैर करने का बड़ा मजा आता है, हाइब्रिड में साथ साथ बातें भी होती रहती हैं, तो फ्रेश हो जाता है बंदा, नेचुरल है ना, कुछ नहीं होता, फ्रेश हो जाता है बंदा। अच्छा जी, इसका पेज नंबर 116 आज हम अटैच करेंगे। अल्लाह अल्लाह, बहुत एसेट आपने बेचे हैं। डिस्पोजल्स ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ओके डन। जिसकी बीवी बड़ी हो, जिसकी जिसकी बीवी क्या हो, बड़ी हो, मुराकबे में चला गया, अल्लाह आपको देंगे इंशाल्लाह। कम से कम 5 लाख से ऊपर की बीवी हो, कम से कम 5 लाख से ऊपर की बीवी हो जो चीज आप बेच रहे हैं। यानी अगर बिजनेसमैन ने ये कुर्सी बेची है तो इसकी कॉस्ट माइनस कम्युलेटिव 5 लाख नहीं होगी, ये कोई सर आसिफ के जैसा उमैर के बैठने से महंगी नहीं हो जाती। मैं मिसाल दे रहा हूं मेरे है, तो इसलिए इसकी बीवी 5 लाख से ऊपर नहीं है। ये नहीं बताना कि ये शीदे टल्ले को बेची है, तो इसके बताने की जरूरत नहीं है। बीवी कितनी होनी चाहिए, 5 लाख से ऊपर। बताना नायाब बेग को बेची है, नायाब बेग को बेची है। ये घर तक लोग पहुंच गए, नाम बता रहे हैं लोग, मैं क्या करूं। आप की मैनेजमेंट पर्सनल में नायाब बेग को क्या बेच दिया है। किसी चीज की कॉस्ट थी 16 लाख, बीवी थी 13 लाख, नायाब को बेची है 13 लाख की। 13 लाख और 13 लाख का डिफरेंस 17 का गेन आया, और एज पर कंपनी पॉलिसी बेची है। कंपनी पॉलिसी थी कि चीजें ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट का नाम है गाड़ी, और बेची क्या है, गाड़ी। इसी तरह अब्दुल वाजिद को, सईद गनी को, फहद अली को, हारिस को, साद इमरान बट को, सबा मजीद को, सिकंदर अब्बास को बेचते हुए जकरिया रहमान को भी हमने बेच दी। हाजी साहब किधर है? अच्छा, आउटसाइडर्स को बेची, ये तो हमारे एम्प्लॉयज थे ना। आउटसाइडर्स को क्या बेचे, अच्छा गाड़ी ही होगी। IGI जनरल इंश्योरेंस को, इनको चीजें बेची हैं, और ये आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। नुमान यूसुफ कोई आउटसाइडर था, उसको बेच दी। रिजवान मोहम्मद खान को भी बेच दी। प्लांट एंड मशीनरी हमने किसी कंपनी को बेचे हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स को शायद जरूरत नहीं होती। इनकी जरा बीवी देखते हैं। पहला कॉलम कौन सा था, कॉस्ट। दूसरा कॉलम बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू 73 लाख थी, ये तो 5 लाख से बहुत ज्यादा है। ये क्या व्हीकल्स अगले सफे पे फिर दोबारा आ गई। ओहो, ये पिछले साल की है ना, ये 2018 का है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, और ये 2019 की है। ये जी डिटेल आ रही है। अच्छा, इनको वैसे हमने ना, ये इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, ये हमने बेची नहीं किसी को। इधर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। ये जो आउटसाइडर्स को बेची है ना, अदनान कुरैशी, आसिम मुमताज, इनको निगोसिएशन करके बेची है।
और ये जो ग्राफिक सेल्स लिमिटेड को बेची हैं, इनको भी निगोसिएशन करके बेची हैं। अब हम क्या लिखने लगे हैं माय डियर? कोलगेट, कोलगेट, कोलगेट। पीडब्ल्यूसी ने इसकी जो है वो ऑडिट किया हुआ है। बस इसी में जिंदगी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। साथ साथ कोई अच्छा मकसद भी जिंदगी में रखना। अल्लाह मुझे भी कोई तौफीक दे दे अच्छे मकसद के टाइम निकालने की। पेज 57 इनका। भैया आप लोगों ने क्या बेचे? हम भी गाड़ियां, ये गाड़ियां क्यों बेचते हो तुम लोग इतनी? द फॉलोइंग ऑपरेटिंग एसेट्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख वर डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। इनकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा थी। 5 लाख वाले को बताना जरूरत नहीं। व्हीकल बेची है इसने। मोड ऑफ डिस्पोजल बिड, नीलामी की है। बिड। मेच्योरिटी ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड कार स्कीम, एज पर कंपनी पॉलिसी बेची है। बिड बेची है। मेच्योरिटी ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड कार स्कीम, बिड की है एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर कंपनी पॉलिसी, एज पर कंपनी। डू मीन्स के ऊपर वाली बात ही। मेच्योरिटी, अच्छा जी। कॉस्ट कम रिडक्शन, इन्होंने तो और कुछ बेचा ही नहीं गाड़ियों के अलावा इस साल। बस ठीक है। नसीर ऑटोस को बेची है, वकास को बेची है, इन लोगों को बेची है। और रिलेशनशिप विद द बायर, कुछ हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं। रिलेटेड पार्टीज ना कंपनीज होती हैं आमतौर पे। अच्छा जी, एम्प्लॉयज को बेची हैं, एम्प्लॉयज को बेची हैं चीजें। बस गाड़ियों के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं बेचा इस साल। तो पर्टिकुलर्स, अच्छा अब बातें बस आसान सी हैं। बोले कॉस्ट बतानी है, डिस्पोजल का टी काउंट ध्यान में लेना। कॉस्ट बतानी है, अकमलेशन नहीं बतानी, बुक वैल्यू बतानी है, सेल प्रोसीड बतानी है, और फिर बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड का डिफरेंस गेन। गेन के बाद 3 बातें बतानी है। नंबर 1, किसको बेची, उससे रिलेशन क्या था, और कैसे बेची। किसको बेची, उससे रिलेशन क्या था, और कैसे बेची। चलें जी, हमारी किताब में तशरीफ ले आए। हम स्क्रीनशॉट में किसी एक कंपनी का ही अटैच कर देंगे जिसका जरा बेहतर है, वो 2 का अटैच करने की जरूरत नहीं। मोड ऑफ डिस्पोजल OLX भी हो सकता है, OLX पे लगा दी। मोड ऑफ डिस्पोजल कोई भी हो सकता है। निकालें माय डियर आप लोग एग्जाम, वो जो अब डिस्क्लोजर जरा ढूंढे, बैलेंस शीट वाले किधर हैं? 269 फाइनल अकाउंट्स। नोट्स में तो बस हम ये लिख देंगे आज कि हमने पेज 269 पर पॉइंट नंबर 2 की है फिक्स्ड एसेट का, वो मैं पूरा आज कवर कराऊंगा। ये भाई एक और बात है इसमें, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको शायद ये बात जो है वो ऑलरेडी पता है। अगर आप 5 लाख से ऊपर का एसेट, 5 लाख की बीवी से ऊपर वाला एसेट भी बेचे ना, तो बेशक आप डिस्क्लोज ना करें। अगर सारे बिके हुए एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो आपकी 5 मिलियन से कम है, ये जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, if aggregate BV exceed 5 million, if aggregate BV exceed, aggregate एक की या सबकी? 5 million, 5 लाख नहीं, if aggregate BV exceed 5 million। जैसे टी काउंट नहीं मैं बनाता, ऐसे अजीब से टी काउंट, बीवी का टी काउंट नहीं है, यानी कैरी डाउन 5 मिलियन से ज्यादा हो और इंडिविजुअल 5 लाख से ज्यादा हो तो उनका डिस्पोजल बताना है। ठीक है, यानी कि आपने एसेट 1 2 3 4 में 7 लाख आ रहा है, 0 0 2 लाख और 9 लाख। एग्रीगेट बीवी बताएं, 9 लाख। 9 लाख 5 मिलियन से कम है। आपने 7 लाख वाले को भी डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल डिस्पोजल्स हमारी नजर में इमैटेरियल है। आपने 7 लाख वाले को सिर्फ तब डिस्क्लोज करना है जब आपकी डिस्पोजल्स का
टोटल 5 मिलियन से ज्यादा हो। इसकी एग्जांपल हम करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अगले सफे के ऊपर, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है। हर एसेट जो 5 लाख से ऊपर बिका उसे डिस्क्लोज करना है, या एक और शर्त भी है? अगर सारे बिके हुए एसेट्स की बीवी, सारे बिके हुए एसेट्स की बीवी, ये बड़े तेज लोग हैं, ये लोग सारे बिके हुए एसेट्स की बीवी एंड पे जरूर देते हैं। देखिएगा बीवी का टोटल किया होगा, नेट बीवी, वही इन्होंने तो कॉम्बिनेशन भी दी हुई है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, नेट बीवी 41 मिलियन, सारे बिके हुए एसेट्स की बीवी 41 मिलियन है, विच इज ग्रेटर देन 5 मिलियन। अच्छा, एक और भी काम करते हैं वैसे लोग, अदर आइटम्स हैविंग बीवी लेस देन 5 लाख वेरियस, वो इधर डाल देते हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिकॉन्सिलिएशन दो, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 41 मिलियन आप मैच कर जाएगा इन बीवीज के टोटल से। कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? 2 मिलियन वाली चीज 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन, ये 5 लाख से ज्यादा है। 1 मिलियन है 10 लाख, ये 5 लाख से ज्यादा है। हत्ता कि 5,76,000 वाला भी देखें इसने शो किया हुआ है, क्योंकि ये भी 5 लाख से ज्यादा है। और इस पूरे में आपको कहीं भी 5 लाख से ऊपर फिगर नहीं मिलेगी इस कॉलम में, तो नीचे फिगर नहीं मिलेगी। डन। करते 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 ग्रैंड टोटल कितना आ गया? 41 मिलियन। इसमें, लेकिन इसमें वो भी शामिल हैं 14 मिलियन वाले जो कि हमने डिस्क्लोज नहीं किए। क्यों नहीं डिस्क्लोज किए? तो बिल्कुल ये एक नॉर्म चल रही है दुनिया के अंदर, लोग अक्सर अदर्स बैलेंसिंग निकाल सकते हैं आप इसको पेपर में, तो अदर्स डाल सकते हैं डिस्क्लोज करने के पर्पज से। टोटल बीवी कितनी हो? 5 मिलियन से ज्यादा, और इंडिविजुअल बीवी कितनी हो? 5 लाख से ज्यादा। देन दिस एसेट इज डिस्क्लोजेबल। क्या क्या डिस्क्लोज करना? इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ एग्रीगेट बीवी इज ग्रेटर देन 5, ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, ये आईएफआरएस की चीजें नहीं है। 5 मिलियन आईएफआरएस फिगर नहीं देता होता। देन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एसेट, आईएफआरएस से जनरल ऑफ सकते हैं, मटेरियल चीजें डिस्क्लोज कर दो, इमटेरियल ना करो। विच हैज बीवी ऑफ 5 लाख और मोर शेल बी डिस्क्लोज, ये सिर्फ पाकिस्तान के लॉ की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट, अगर रिवैल्यूड अमाउंट पे है। दूसरा बुक वैल्यू, और तीसरा सेल प्राइस, और चौथा सेल प्राइस एंड मोड ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, गेन लॉस मांगा हुआ है, ये सेल प्राइस है, ये गेन लॉस है, और 3 चीजें और हैं। ये तो सारी डिस्पोजल के टी काउंट से समझ ले आ गई। 3 चीजें और हैं, मोड, बायर के डेटा, और बायर के साथ रिलेशनशिप। तो आप डिस्पोजल के टी काउंट के मुताबिक याद करें क्या क्या चीजें हैं। कॉस्ट, अकोमोडेशन नहीं है, बुक वैल्यू, सेल प्राइस, गेन और लॉस। कैसे बेचा, किसको बेचा, जिसको बेचा उससे हमारा रिश्ता क्या है। अब ये सवाल आया हुआ है 5 नंबर का थ्योरी का पेपर में, लेकिन हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं अगले पेज पे। सर हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं उसमें लोकल लॉ तो आने नहीं देता, इसमें आने दे रहा है। नहीं, उसमें ये है कि जब हम अभी डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे ना, तो हम आपको ना एक लाइन पढ़ाएंगे कि भाई कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहे हैं, कंपनी लॉ भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या करें। इसके लिए ना एक मसले का हल हम लिखा करेंगे नोट्स के पहले सफ़े पे। नोट्स के पहले सफ़े पे मसले का हल हम लिखा करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, जिसमें हम लिखा करेंगे हमने आईएफआरएस को भी फॉलो किया है, जो आईएफआरएस हमारे कंपनी लॉ ने माने हैं, और हमने कंपनी लॉ को भी फॉलो किया है। और एक और लाइन हम लिख के बताया करेंगे, जहां प्रोविजंस कंपनी लॉ की डिफर करती हैं आईएफआरएस से, तो फिर हम मजबूरी में कंपनी लॉ फॉलो करेंगे। ये अजीब सी अब लाइनें फिर कंपनीज डालती हैं, क्योंकि अगर आईएफआरएस और कंपनी लॉ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, फिर हम मजबूर है पाकिस्तान में रहते हुए कि हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी बनाना हमने आपको सिखानी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ओके, कम बैक, आगे चलें। अब ये सवाल करें, प्लांट 1 कितने वाला बेचा है? माय डियर बोले ना, कितने वाला बेचा है? 25 लाख वाला, जिसकी बुक वैल्यू क्या थी? 25 लाख। अगले सवाल मैंने डेटा वगैरह नहीं दिया हुआ, बाकी कॉस्ट वो सारा। प्लांट 2 कितने वाला बेचा है? 36 लाख वाला। व्हीकल 1 3 लाख वाली, व्हीकल 2 वही टेबल, पता नहीं टेबल है क्या चीज है। टोटल आप बता दें क्या
हमारा डिस्क्लोजर बनता है, तो लिखें दिस इज ग्रेटर देन 5 मिलियन। अब कोई अच्छा सा बच्चा बता दे कौन कौन से एसेट सिर्फ डिस्क्लोज करने हैं। इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 5 लाख। चलें जी, सिर्फ 3 आइटम्स डिस्क्लोज करने हैं। नहीं, 5 लाख के जो बराबर नहीं, 5 मिलियन से ग्रेटर हो और 5 लाख से ग्रेटर हो। बराबर भी है तो भी है, तो देख लो। ओके, वेल डन। 5 लाख और मोर, मादरत 5 लाख और मोर। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि अपने रजिस्टर पे ना इसका डिस्क्लोजर बनाएं, अपने रजिस्टर पे इसका डिस्क्लोजर बनाएं। छोटा सा ना ये लिख लिया करें कि ये पीपी के नोट की दुम है, ये अपने समझने के लिए लिख लिया करें, पेपर में नहीं लिखना। ये इसका नोट बनाने लगा हूं जी मैं, नोट नंबर 17 अगर पीपी का है तो ये बनेगा 17.1 या 2 या 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, नोट बनाने की कोशिश करने लगे हम। फॉर्मेट मुझे नहीं आता, मैं जरा जाके देख लेता हूं। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, फॉर्मेट मुझे नहीं आता, मैं जाके देख लेता हूँ। तो जो अभी शो भी शुरू किया है हम जाके फॉर्मेट। लेकिन एक चीज़ हमें पता चल गई कि अगर इन्होंने कोई स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए तो 15 दफ़ा पढ़ा करेंगे हम। होमवर्क कोई नहीं है कि पीछे गेम है कोई, होमवर्क कोई नहीं है कि पीछे गेम है कोई। गेम यही है कि जो डिस्क्लोजर अटैच होंगे वो बार बार पढ़ने होंगे। ये कीड़े पिंड गया होता है। अब हम तो ये चीज़ें तो नहीं पढ़ा रहे कि बोर्ड की एक ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ज़ाब्ते के निफाज से मौजूद है, जो 6 नॉन एग्जीक्यूटिव जनाब आतिफ असलम बाजवा साहब एंड जनाब इमरान खालिद नियाजी, शुक्र इनके एड्रेस नहीं लिखे, इजलास की तादाद, शिरकत करदा, ये उर्दू में लिखना होगा क्योंकि कुछ शेयर होल्डर मेरे जैसे भी होते होंगे। मेरा ना नाम लिया करें, हमें अंग्रेजी भी आती है। भाई तू किधर फिर रहा था 1:45 बजे कल? वो रात को दोपहर को 1:45 बजे, ये जो मार्केट है वो जलालसंस के पीछे, कल एक 40-45 पे, हाँ 1:38 पे पैसे निकलवाने गए थे। तो ये इधर करीब नहीं कोई, ये चीजें अभी मैनेज करो, कोई बंदे बंदे या घर से किसी को बनवा लिया करो, कजन कुछ करो। अब तो दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। तो यानी कि अब आप लोग सड़कों पे फिरते हुए मुझे नजर आओ तो मैं तो फिर क्या कहूँगा, ये हमारे बच्चे हैं। अच्छा जी। कौन सा है नोट, कौन सा था नोट? अच्छा, नोट का नाम डिस्पोजल ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बस ठीक है, फिक्स्ड एसेट काफी है। फिक्स्ड एसेट, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट विद बीवी एक्सीडिंग 5 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोज। श्योर, यहां तक भी लिखना होगा जी। डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये एक दफा बना देते होते हैं कोई लोग मेहनत करके, अगली दफा वाले ऑडिटर आके कॉपी पेस्ट करके बस फिगरें चेंज कर देते हैं। भाई ये बने बनाए होते हैं हर जगह, कुछ नहीं करना पड़ता प्रैक्टिकल लाइफ में जाके। विद द बुक वैल्यू, पेपर में नहीं बना। एक्सीडिंग 5 लाख, ऑडिटर क्या करके आया जो पिछले साल उन्होंने किया था, ₹5 लाख। ये टिक्कू ऑडिट सलासिफ ने टर्म इंट्रोड्यूस करा दी हुई है, टिक्कू ऑडिट। चलो, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोज, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोज। इम्तिहान होगा भाई आर्टिकल्स में तो आपका के पार्टनर के सामने झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि कई दफ़ा वहाँ पे
बोल दे माय डियर, ऐसे ना बोला करो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ना बोल, नहीं मैं ये मुनासिब नहीं होता ना, आप अच्छा नहीं लगता आप। हाँ सच बोलेंगे, आ जान दे। पर्टिकुलर्स ऑफ, अच्छा पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स पहले लिख दें। पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स, सोल टू में इधर नहीं लिख रहा, सोल टू इधर नहीं लिख रहा। अच्छा अब एक मिनट जरा उस पे चल के मुझे बताएं, लॉजिक पे चल के पहले क्या आएगी? कॉस्ट, फिर ना 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 एब्रीविएशन नहीं लिखनी, खुदा के लिए जुल्म नहीं करना। बुक वैल्यू, सेल, प्रोसीड, गेन और लॉस, पर्टिकुलर्स। चलो मोड लिख दो, मोड ऑफ डिस्पोजल। वो तेरी खैर, वो भी हमने एक चीज लाने को कहा था, याद आ गई आप लोगों की बरकत से। पर्टिकुलर्स ऑफ बायर, पर्टिकुलर्स ऑफ बायर एंड, याद रखा करें वरना को उसके रिमाइंडर लगा लिया करें। जिंदगी में कॉन्फिडेंस डेवलप रहता है लोगों का आपस में। ये अलग क्लासें होंगी। रिलेशनशिप विद बायर, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे जाते हुए याद कराना, मैंने बरकत मार्केट की साइड से होके जाना है उस्मान। ओके जी माय डियर, पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट बताएं कौन कौन से हैं? प्लांट 1, प्लांट 2, व्हीकल 2, बस ठीक है बस। अच्छा बस नहीं है, इसकी बीवी नहीं, एक मिनट, रुपीज इन 1000, इसकी बीवी 25 लाख, 30 600। बाकी डेटा तो अगर सवाल में दिया तो फिर मजा ही हो जाएंगे। इसी टाइम अगर किसी टाइम में ये सवाल आ गया, मुफ्त के 5 नंबर, 4-5 नंबर का आ जाएगा सवाल, मुफ्त के नंबर होंगे। बाकी डेटा तो सवाल ने दिया नहीं। अच्छा अब मुझे बताएं, गेन तो निकाल लीजिएगा ना, इन दोनों कॉलम्स का डिफरेंस गेन निकाल लीजिएगा, अगर गेन निकालना पड़ा। टी काउंट ना बनाने बैठ जाइएगा, वो वाला काम भी कर दें। वैसे अदर्स, एक मिनट फिक्रा मुझे देख लें तो, ये जो ये लोग लिखते होते हैं, ओहो इन्होंने लिखा ही नहीं, इन्होंने लिखा ही नहीं, तो जान दो यार, छोड़ो बस, ठीक है चलें जी। टोटल करना होता है, टोटल कर दें 60, और रिकंसाइल करना कोई जरूरी नहीं, लिखा ही नहीं उसने। देखो इन्होंने नहीं किया हुआ पैकेजेस वाला ने। हाइब्रिड में पहली रो में जरा एक दूसरे को रिवीजन करानी होती है, बहुत अच्छा। मैं आई रियली अप्रिशिएट दिस, अगर काम की बातें हो रही है तो। अगर इधर उधर की हो रही हैं तो फिर तो नहीं इतना ना कहा करें, फिर तो अल्लाह पूछे कि कोई नहीं। पढ़ी क्लास क्या सवाल है तेरा? अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। हाँ पूछो भाई, क्या सवाल है? वो इमटेरियल होने की वजह से एसेट वाइज शो नहीं होती। ओके ये बन गया जी नोट 17.1। आई गैप ने भी एक फॉर्मेट सा बनाया हुआ है, बट लीव इट, जब हम वो अटैच कर देंगे आपके लिए तो डेट विल बी इनफ। मोड ऑफ डिस्पोजल कंपनी कार स्कीम, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को दिए। ओके नाउ कम ऑन पेज 269। पेज 269 असल में हम पूरा लिख देंगे ना नोट्स में, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा भाई। IS 1 कहता है
कि बैलेंस शीट के फेस पे क्या क्या आना चाहिए। पता नहीं वो FR1 में आपको पढ़ाया जाता है या नहीं कि बैलेंस शीट के फेस पे क्या क्या आना चाहिए, लेकिन हमारा कंपनी लॉ कहता है कि और चीजों के साथ साथ बैलेंस शीट के फेस पे बोलें क्या क्या आना चाहिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन PP, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। एग्जांपल गिवन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, एग्जांपल गिवन पेड टू वापडा। वापडा को मीटर लगवाने का जो डिपॉजिट जमा कराया वो वापस मिल जाता होता है, पेड टू वापडा। अनपेड डिविडेंड और अनक्लेम डिविडेंड। अनपेड मतलब वो होता है कि अभी हमने पे नहीं किया, अनाउंस कर दिया, अभी लोग आना शुरू होंगे। अनक्लेम्ड होता है कि पे करके फारग हो चुके हैं कि 2-4 बंदे मिल नहीं रहे। देखेंगे इसको, लफ्ज याद कर लें फिलहाल। अनपेड और कैश एंड। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और शेयर प्रीमियम को मिक्स करके आपने इक्विटी के नाम से शो कर देना, उधर हम वो फॉलो करेंगे। बस हमारे कंपनी लॉ ने ना थोड़ी सी मसला निकाला कि पाकिस्तान में कुछ लोग इन चीज़ों को गैब कर रहे थे, तो उसने पाकिस्तान के लोगों की हरकतें देख के कहा कि पुत्र ये अलग अलग चीज़ें नज़र आनी चाहिए, हमारी नज़र में ये मटीरियल चीज़ें। वो एक दो नंबर का सवाल आता है MCQs में कि बता दो ये चीज़ें कंपनी लॉ के मुताबिक बैलेंस शीट के फेस पे अलग अलग हैं या नहीं। याद कर लें, सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं, करेंगे हम इंशाल्लाह, जनरल एंट्रीज भी करेंगे इनकी। अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ओके, फिक्स्ड एसेट में माय डियर एक मसला निकाला हमारे कंपनी लॉ ने। मसला उसने ये निकाला कि भाई शरीफ था, नहीं मेरे जैसा नहीं, मैं कहा इतना शरीफ, अच्छा भाई शरीफ था, भाई ने क्या किया, भाई ने कोई लैंड खरीदी, तो कोई हमारे जैसे ने जाके इसकी लैंड पे कब्जा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, किसी और ने जाके इसकी लैंड पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो भाई ने बड़े शौक से लैंड खरीदी है, किसी और ने जाके इसकी लैंड पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो अब आप ऐसा करें, वेयर एनी प्रॉपर्टी आर एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ कंपनी, आपने अपने फंड से ये चीजें खरीदी हैं, एंड इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, लेकिन अभी तक आप अपने नाम नहीं लगवा सके क्योंकि LDA के दफ्तर में उसके जानने वाले हैं। आपने 2 करोड़ दे दिया है, आप LDA के दफ्तर में जाके अपने नाम लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं लगा रहे हैं। सर करेंगे, देखेंगे, जाएं आप सब। या आपके नाम तो लग गया है लेकिन अगला बंदा आपको इस्तेमाल नहीं करने दे रहा, नॉट इन पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो आप यूजर्स को ये बात बताएं, दिस फैक्ट, ये बात यूजर्स को बता दें। अलॉन्ग विद, कैसे बतानी है वो देखते हैं। अलॉन्ग विद रीजंस फॉर द प्रॉपर्टी और एसेट नॉट बीइंग इन द नेम ऑफ पोजेशन। क्यों नहीं हमारे नाम लग रहा, अभी तक हमारे नाम क्यों नहीं लग रहा, हमारा कब्जा क्यों नहीं आ रहा उस चीज के ऊपर, शेल बी स्टेटेड। एंड द डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम बताएं, वैल्यू, उसकी वैल्यू बताएं ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट, और द पर्सन इन हुज नेम एंड पोजेशन, इन हुज नेम, किसके नाम है या किसके कब्जे में है, ये सारा आप यूजर्स को बताएं। अब इनको जाके घर में अलग अलग जो है वो आप लोगों ने नोट करना है जहन के अंदर, क्या क्या डिस्क्लोज करना है। हम तो भी फिलहाल याद कर लेते हैं। मसला बताएं, उसका हल बताएं। वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद द फंड्स ऑफ, अच्छा सादा सा इंग्लिश का फिक्र है, कोई ऐसे ना देख के पढ़े, इज नॉट हेल्ड इन द नेम और नॉट इन द पोजेशन ऑफ, ये हो गया मसला। अब डिस्क्लोज क्या करना है, डिस्क्लोज दिस फैक्ट, यहां से डिस्क्लोज का लफ्ज डालें, डिस्क्लोज दिस फैक्ट, इस फैक्ट को यूजर्स को बताएं। और क्या बताएं साथ, दिस फैक्ट का मतलब है ये बात बताएं ना, अलॉन्ग विद रीजंस फॉर द प्रॉपर्टी और एसेट नॉट बीइंग इन द नेम ऑफ कंपनी शैल बी स्टेटेड। एंड अच्छा डिस्क्लोजर 4-5 हैं, ये बताना है कि मेरे नाम नहीं है, अलॉन्ग विद रीजंस तो उसमें कवर हो गया ना। दिस फैक्ट अलॉन्ग विद रीजन, चलो डाल दो, रीजंस अलग करनी है ना डालें। एंड द डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू एंड द पर्सन इन हुज नेम इट इज। 4 डिस्क्लोजर बने। एक आपने ये बताना है कि ये मेरे नाम नहीं है, दूसरा आपने ये बताना है कि ये लैंड है, तीसरा आपने ये बताना है कि ये 2 करोड़ की है, चौथा आपने ये बताना है कि ये अंजुम के नाम है। तो ये 4 चीजें डिस्क्लोज करनी है, जल्दी जल्दी याद करें। दिस फैक्ट,
हाँ जी बिल्कुल, दिस फैक्ट और डिस्क्रिप्शन वैल्यू पर्सन इन हुज नेम एंड पोजेशन और कंट्रोल इट शैल बी डिस्क्लोज्ड। अच्छा ये भी ना पीपी के नोट की दुम में ही डाल दीजिएगा, ये भी वहीं डाल दीजिएगा। अच्छा नोट्स की प्लेसिंग जरूर समझनी है आप लोगों ने, साथ साथ लिखते भी रहने नोट्स को प्लेस कहाँ करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दो एग्जांपल्स दिए हैं स्टैंडर्ड ने, वो सॉरी आई कैप ने। लैंड मयरिंग 2 कनाल एंड 2 मरला इज इन पोजेशन ऑफ कंपनी। अच्छा कब्जा है हमारा, बाड़ शाड़ लगा के बंदे हमने ही अपने खड़े किए हुए हैं। एक्वायर्ड इन 2, अच्छा यही फिक्र लिखा होगा सवाल में, यही आपने उठा के पर लिख देना होगा। एक्वायर्ड इन 2014 एट अ कॉस्ट कितने, लो वैल्यू भी दे दी, डिस्क्रिप्शन भी दे दी, बड़ा तेज है, डिस्क्रिप्शन भी दे दी और ये भी बता दिया इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी ड्यू टू रीजन अलॉन्ग विद रीजंस ड्यू टू पेंडिंग लीगल केस। ये इज इन पोजेशन ऑफ कंपनी एंड नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, ये मसला है ना, हमारा कब्जा है लेकिन अभी तक एलडीए में हमारे नाम नहीं लगी। ये नहीं बताया हुआ द पर्सन इन हुज नेम, यहाँ उसको बताना चाहिए था, यहाँ उसको बताना चाहिए था कि किसके नाम है। ये अगर आपको डिस्क्लोजर में कमी ढूंढने को कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि आईकेप की किताब में ये मसला है कि यहाँ पे नाम नहीं बताया हुआ किसके नाम है। ये होता है डिस्क्लोजर मैच करने का तरीका। आगे चलें, इसमें क्या मसला था बिल्डिंग में माय डियर, ये लैंड जो भी थी पोजेशन था हमारा लेकिन नाम नहीं था हमारा। अगली मिसाल पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें नाम हमारा और पोजेशन की पता नहीं, जो भी मुझे नहीं पता, पढ़ के नहीं आया। लैंड मेजरिंग 10 कनाल इज नीदर इन द नेम नॉर इन द पोजेशन, ना हमारे नाम लगवाने दे रहे हैं ना हमें इस्तेमाल करने दे रहे हैं। द कंपनी पेड 75,000 यानी 75 मिलियन इन जुलाई, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है 2025 की हो, जुलाई के हम पैसे देके फंस चुके हैं लैंड के। ये ईमान नहीं बने हुए लोगों के, ये इस वजह से डिस्क्लोजर आ रहे हैं। आप ईमान बना देंगे तो ऐसा ऐसा पाकिस्तान से ये डिस्क्लोजर निकल जाएंगे, क्योंकि सबके नाम होंगे इंशाल्लाह अपनी अपनी चीजें। टेंशन ना लो, भाई ने मेहनत शुरू कर दी है सबने। लैंड मेजरिंग 10 canals is neither in the name of the company and nor in the company paid 75 million in July for land to be acquired from Pakistan Railways through open auction. The auction was later challenged in the Lahore High Court and legal case is still। हमने रेलवे वालों से खरीद ली थी लेकिन शायद इलाके वालों ने चैलेंज कर दिया हो कि यार ये जगह तो हमने रेलवे से इसलिए खाली कराई थी कि ये है वो, बस फिर मसले फिर पढ़ते हैं तो फिर समझ नहीं आती क्या मसला हुआ था, क्या जिंदगी में गलती हो गई थी। ओके ऐसा कभी मसला हो जाए ना जिंदगी में तो खुदा के लिए ये स्टेटमेंट ना दिया करें। लोग देते हैं यार पता नहीं हमने क्या गुनाह कर लिया, भाई इतने भी तो गुनाह नहीं हमने किए कि ये सजाएं, इस तरह की फिक्र खुदा के लिए जिंदगी में ना बोला करें, शिकवे ना लाइया करें जिंदगी में। हम तो दिन रात गुनाहों में डूबे हुए हैं, वो तो अल्लाह ने भरम रखा हुआ कि साथ वाला साथ बैठा हुआ है, वरना वो हमारे हालात देख के। अच्छा जी लैंड ना देखें उसे, अपने आप को देखें। लैंड समझ गया इसलिए हंस रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री होल्ड एंड, सच्ची चीज बता रहा हूँ ना, मतलब साढ़े हालात पता चल जाए तो शायद लिफ्ट ना कराए हमें, चल नहीं तो निकल तो वो कहेगा इसलिए पीछे बैठ रहे हो, इस पर लड़ाई शुरू हो जाती है भाई, इस पे लड़ाई शुरू हो गई। ऐसी ऐसी लड़ाइयां किताबों के अंदर लिखी हुई, आपकी सोच है। अच्छा बता देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। लैंड और बिल्डिंग को फ्री होल्ड और लीज होल्ड में अलग अलग किया जाएगा कि फ्री होल्ड लैंड अलग है और लीज होल्ड लैंड अलग है। फ्री होल्ड और लीज होल्ड से मुराद लीज वाली नहीं है। फ्री होल्ड लैंड आमतौर पे लाहौर के अंदर और इन एरियाज में आपको मिलेगी। लीज होल्ड लैंड वो है कि आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो 99 ईयर्स के लिए वो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, लाइफ ही आपकी उतनी नहीं होती तो 99 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद वाली गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी वो प्रॉपर्टी, चाहे आपके बुरसा के पास हो, जो वो एक लीज होल्ड लैंड है। तो ये पाकिस्तान में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। तो बस अगर पेपर में आ गया ये फ्री होल्ड है ये लीज होल्ड है तो बता देंगे ये फ्री होल्ड है और ये लीज होल्ड है। और आखिरी डिस्क्लोजर हमारा बस आज का, अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस पीपी पे रिकॉर्ड कर लिया है तो फोर्स्ड सेल्स वैल्यू बताएं, क्योंकि आईएफआरएस के मुताबिक आपने फेयर वैल्यू बताई है। फेयर वैल्यू और फोर्स्ड सेल्स वैल्यू में फर्क बताएं, फेयर वैल्यू और फोर्स्ड सेल्स वैल्यू के अंदर फर्क बताएं। हाँ
फोर सेल्स वैल्यू ये होती है कि आपको मजबूरी में जल्दी चीज बेचनी पड़ गई है तो उतनी अच्छी प्राइस में नहीं बिकती। अगर आप मार्केट में जाके 2 घंटे में शायद चीज बेचें तो अच्छी प्राइस मिल जाए, वही अगर आप 10 मिनट में बेचना चाहें तो डेट विल बी कॉल्ड एज। तो जो रीवैल्यूड एसेट्स हैं उनकी आपने क्या बतानी है माय डियर? आई कैप की किताब में, सॉरी आई कैप की वेबसाइट के ऊपर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक अपलोड हुई हुई हैं जिसमें आई कैप ने IFRS के और कंपनी लॉ के सारे डिस्क्लोजर कवर किए हुए हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक एग्जाम्पल दी गई है, उसको हम पढ़ने लगे हैं। ऑन 1 जनवरी ग्रुप इलेक्टेड टू मैयर लैंड बिल्डिंग एंड लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स यूजिंग द रिवैल्यूएशन मेथड। The fair value of the group land and building and leasehold improvement determined on periodic basis, but at lease termination by an independent professional। और जब लीज टर्मिनेट हो जाए तो वैल्यू और उसकी कीमत लगा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं आपसे पूछेगा। द कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड लीज होल्ड वुड हैव बीन रुपीज इतने अंडर कॉस्ट मॉडल। ये तो वो उसका डिस्क्लोजर है ना, IS 16 का आपने पढ़ा हुआ है। हमारा डिस्क्लोजर ये है, द फोर सेल्स वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन असेस्ड एट इतने। बताएं मुझे फेयर वैल्यू क्यों नहीं उसने यहां पे बताई, फोर सेल्स वैल्यू क्यों बताई है? फेयर वैल्यू तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में पीपी के नोट में नजर आ रही होगी, उधर तो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, उधर तो हमने अकाउंटिंग एंट्री करनी होगी, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, तो फेयर वैल्यू से नजर आ रही है। तो हमारा जो डिस्क्लोजर बना है वो ये वाला मैं आपको दिखाना चाह रहा था, फोर्स्ड सेल वैल्यू। ये डिस्क्लोजर है, बाकी सारा क्या पढ़ना है हमने। तो फोर सेल्स वैल्यू आपने लिख के यूजर को बता देनी है। ये सारा भी पीपीई के नोट की दुम में होगा। हाँ, IS 16 के नोट के नीचे वही पीपीई का नोट। ये थी ये डिस्क्लोजर। अब तसल्ली से बैठ के इसको यहीं याद करें। ये डिस्क्लोजर थे फिक्स्ड एसेट के। कल हम डिस्क्लोजर पढ़े थे P&L के। अच्छा हाँ, बोलो, सवाल पूछो। एक डिस्क्लोजर होता है जो IS 16 मांगता है, वो ये था कि जो रीवैल्यू आपने एसेट किए अगर इनको रीवैल्यू ना करते तो इनकी बुक वैल्यू क्या होती। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। चलें जी ऊपर लिखा हुआ है, सुंदरी का इलाका ने लिखा हुआ सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स। सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स से मुराद है कि जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं है, करंट एसेट से रिलेटेड नहीं है, सन्ड्री हैं, हट के हैं, सन्ड्री रिक्वायरमेंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिखा जाता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस की जगह, सन्ड्री एक्सपेंसेस। चलो जिन्हों पता सी उन्हें यस कीता है कि तुहानू भी पता है, मैनू भी पता है। अच्छा, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट, मोर और लेस करते हैं, पता नहीं एग्जैक्ट, तो आप घर में जाके याद करेंगे, पेपर आपके, इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी और नॉट इन द पोजेशन ऑफ कंपनी, दिस फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड along with the reasons thereof, plus their description, their value, and name of the person in whose name the asset is, or possession in whose name or possession the asset is. Number 2, अगली चीज बताएं। नहीं, लीज होल्ड, हाँ लीज होल्ड लैंड एंड को अलग अलग बताना है। और तीसरा डिस्क्लोजर बताएं, इन केस ऑफ एसेट्स व्हिच आर रीवैल्यूड, उनकी क्या बतानी है? फोर सेल्स वैल्यू। और इफ एग्रीगेट BV exceed 5 million and individual BV equal to or greater than 5 lakh, then following shall be disclosed। देखें आगे कोई डिस्क्लोजर है या बस खत्म हो गया? पीपी का डिस्क्लोजर खत्म हो गया है, आगे इसमें डिस्क्लोजर नहीं है। तो ये था जी मोहतरम फिक्स्ड एसेट का डिस्क्लोजर। किसकी रोशनी में बोलें? IFRS की रोशनी में। अच्छा, फिक्स्ड एसेट में ना एक दो छोटे से और डिस्क्लोजर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। उनको वैसे ही यहां लिख लें, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, ये कुछ है हल्का सा। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट क्या है? फिक्स्ड एसेट। तो बता दें उसमें से कितने यूनिट्स बन सकते हैं साल में। और एक रिक्वायरमेंट है इमूवेबल
एसेट्स की डिटेल, यानी कि एड्रेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इमूवेबल एसेट्स की डिटेल्स, एड्रेस वगैरह कि दफ्तर किधर है, ब्रांचेस किधर हैं, और वो मिल्क सेंटर किधर है, और फलां किधर है, और फलां किधर है, ये ज़रा एड्रेस लिख के बता दें, ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी हम ऊपर कहीं जाके पढ़ेंगे। अब आप हजरात आई कैप के पास पेपर का सवाल करके बता दें कि इसका क्या जवाब है। निकालें जी, कौन सा सवाल है? सवाल खुद ही ढूंढ लिया करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 320। जी उमर के दोस्त, उमर पानी की बोतल दे दें। अहमद इज अ फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट, यहीं से पता चल गया फारग है। सॉरी, बाहर के सीए आसान है, वैसे मैं आपको सही बताऊं, बाहर के सीए बहुत आसान है। अहमद अ फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैज रिसेंटली रिटर्न टू पाकिस्तान एंड हैज जॉइंड अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रेडियम लिमिटेड। ठीक है, सारी हालात फारग लग रहे हैं, कंपनी भी नहीं है, बंदा भी हले आया पाकिस्तान। रेडियम लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, किसी लिस्टेड कंपनी की ये सब्सिडरी है। अहमद हैज बीन इंटरेस्टेड, शो के इसको इंटरेस्टेड नहीं बेटा, ये IN वाला इंटरेस्टेड नहीं है, ये कौन सा वाला इंटरेस्टेड है? EN वाला। अहमद हैज बीन इंटरेस्टेड विद प्रिपेयरिंग द नोट ऑन पापा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2023। व्हाइल प्रिपेयरिंग द नोट्स, अहमद, और पुत्र तो इधर क्यों नहीं देख रहा? While preparing the notes, Ahmed has complied with all the disclosures in IS 16। IS 16 उसने पूरा फॉलो कर लिया। However, क्योंकि फॉरेन क्वालिफाइड है, ये गेम है ना, उस ऊपर से जरा IS 16 तो फॉलो कर लिया, IS 16 तो दुनिया में पढ़ाया जाता है। However, he is unaware, कंधा थोड़ा सा ऊपर लेके जाया करें। However, he is unaware of the additional disclosures required by company law। कंपनी लॉ के डिस्क्लोजर उसको नहीं पता। Required, you may tell anything, नहीं सॉरी, list down the disclosure requirements related to fixed asset as provided in, ये फोर्थ शेड्यूल कंपनी लॉ का मैं बताऊंगा, ये फोर्थ शेड्यूल कंपनी लॉ का किसके ऊपर लगता है और फिफ्थ किस पे लगता है, ये अलग बहस है। एज डिस्क्लोज्ड इन फोर्थ शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ। अब कितने नंबर हैं? 6 नंबर। तो एक तो वही बताना है कि अहमद भाई मेरे सुन लो, अगर कोई प्रॉपर्टीज आपके नाम नहीं है या आपकी पोजेशन में नहीं है वो बता दो, लीज होल्ड और फ्री होल्ड को अलग अलग बता दो, तीसरा क्या था, फोर सेल्स वैल्यू बता दो, चौथा क्या था, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट वगैरह बता दो। वो इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे, असल में सोल्यूशन में लिखा होता है, इसलिए मैंने बता दिया, को बच्चा सोल्यूशन देख के कहेगा ये कहाँ से आया हुआ है। और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के एड्रेस वगैरह बता दो कहाँ कहाँ है, वो ना जाके देखिएगा सोल्यूशन में, और हकीकत देखिए भी नहीं। और आखिरी चीज क्या है सर, किस किस्म के सवाल आएंगे इस टॉपिक में? क्वेश्चन 7 मार्च 2023। सर और किस किस्म के सवाल आएंगे? डाटा दे के नोट बनवाएगा नहीं। और किस किस्म के सवाल आएंगे? बना बनाया नोट दे के गलतियां निकलवाएगा। और किस किस्म के सवाल आएंगे? क्लास के बाद आना। तो इस किस्म के सवाल आएंगे। अच्छा, एक बड़ा मजे का सवाल है, इस पे आप लोगों ने हंसना नहीं है, इस पे आप लोगों ने हंसना नहीं है, ठीक है? और इस तरह रख कर लीजिएगा, ठीक है? हंसना नहीं है। IFRS 15 में वापस आए, IFRS 15 में वापस आए। जिथे दी वो खोती को आप कुछ बेहतर कर दें, जिथे दी शी डंकी, शी डंकी और ही डंकी के लिए क्या लफ्ज़ यूज होता है माय डियर? मेल डंकी, फीमेल डंकी नहीं, क्या बोले? डंका और डंकी, डंका मैरिड डंकी, अल्लाह गेव देम डंकी, डोंका, डोंकी। भाई अल्लाह आपके जानवरों को भी औलादें दे, हम तो अल्लाह गेव देम जेरी। अच्छा, फीमेल डंकी इज कॉल्ड जेरी, पता नहीं तो कीड़ा गूगल खोले हैं। पेज 131, पेज 131, एग्जाम्पल 6।
लो जी, हाइब्रिड में भी सफे खुलने लगे, जबरदस्त, जेती खोलो भाई। एग्जाम्पल 6, रेड बिल्डिंग has signed a contract to construct an additional, चले, additional bathroom for customer। यानी पहले वो बाहर नहीं जाते थे, पहले भी हैं बड़े में, खुल के बात किया करें, पहले भी बने हुए, ठीक है। फॉर एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर, एक कस्टमर के लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं। रेड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर एंड प्रॉमिस टू कस्टमर, ईंट बजरी सीमेंट भी लगाऊंगा इंशाल्लाह, फ्लश भी लगाऊंगा और कमोड वगैरह और वो सारे बेसन वगैरह सब लगाऊंगा, बत्ती भी चलाऊंगा और लेबर भी काम करेगी आके, ठीक है। ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें हमने ये 3 रिक्वायरमेंट्स अलग डाली हैं। आईकैप के सवालों में 99% चांस है कि ये 3 रिक्वायरमेंट्स अलग नहीं डलेंगी। आईकैप एक ही सवाल पूछा करेगा, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स 1 वादा और मोर देन 1 वादे। आप लोग खुद ही कंक्लूड करके दे दें। 1 मिनट मुझे ज़रा तफसील से स्टैंडर्ड लगा के करवाने दीजिएगा। 2 लाइनें थी, उसके नीचे तफसील में एक पैरा था 3-4 लाइन का, फिर 1-1.5 लाइन थी, उसके तफसील में 3 पॉइंट्स थे। अब उससे मैं चलता हूं। वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज, पहले यहां से देख लें, वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन, अपनी जात में ये अलग अलग हैं जी, बिल्कुल। बिल्डिंग मटेरियल कहीं और से खरीद लें, सैनिटरी कहीं और से खरीद लें, इलेक्ट्रिकल चीजें कहीं और से खरीद लें और लेबर कहीं और से खरीद लें। ये आईफोन और उसके सॉफ्टवेयर की तरह कनेक्टेड चीजें नहीं हैं। तो क्या गुड्स अपनी जात में अलग हैं? दूसरा सवाल, इसमें ये लाइन भी डाला करें कभी कभी कि we or other sellers are selling it separately regularly, therefore these are distinct on its own। ये लॉजिक भी साथ डाला करें, because we can use, consume or take benefit from these good on its own, that's why we are calling it these are distinct on its own। एंटिटी ने प्रॉमिस किया है कि मैं इसको सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट करके दूंगी, क्योंकि वादा किस चीज का है? बाथरूम का। वादा ये बड़े जबरदस्त बाथरूम बनाते हैं ये रेड बिल्डिंग वाले। तो वादा किसका है? एंटिटी इज प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज या इज नॉट प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस। दैट्स व्हाई विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज ओनली अ सिंगल वादा। आगे जाने की जरूरत नहीं, अब डिसाइड हो गया, इट इज अ सिंगल वादा। सो दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन परफॉर्मेंस, बट यू नीड टू डिस्कस 3 थिंग्स। You have to conclude, but before conclusion, question number 1, explain whether the goods are contained in the contract are capable of being distinct। क्या ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं या नहीं? दूसरा सवाल, explain whether the goods are distinct in the context of contract, contract के context में अलग अलग हैं या नहीं। Now how we will apply and understand this concept, let's discuss together। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? इसके ऊपर माय डियर अप्लाई हो रहा है, किधर है? इसके ऊपर पैरा 27 का पहला बुलेट और पैरा 28, ऐसा ही है, यही है ना? इस जैसा सवाल मैंने कह दिया और कोई नहीं है। पैरा 27 का फर्स्ट बुलेट और पैरा 28। एक मिनट, और इस पे क्या अप्लाई हो रहा है? पैरा 27 का सेकेंड बुलेट कि एंटिटी गोद कनाला बना के दे रही है या नहीं, और पैरा 29 प्लस पैरा 29। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर कंक्लूजन तो दोनों का इन द एंड इकट्ठे ही लेना है, तो ये जरा नोट कर लें। सबसे पहले क्या देखा करने की चीजें अपनी जात में जो चीजें अलग अलग नहीं है ना, उनकी मिसालें थोड़ी सी दी हैं मैंने। आईफोन टाइप उनकी मिसालें बहुत थोड़ी हैं, वो कभी नहीं आए कि आपने टेस्ट किया, एक दफा सिर्फ किया हुआ हल्का सा।
अच्छा, और दूसरा बताएं, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में वो अलग अलग हैं या नहीं? अच्छा, अब आप एक्सप्लेन कर दें वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन वन वादा और टू वादे. Contract contains only one vada. That is, we are combining all the inputs to produce a combined that is fully functional bathroom. ये तो अजीब. ठीक है, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अब कोई बंदे घर दिखा रहे होते हैं, कोई लोग शिफ्ट होते हैं घर में और दिखाते हैं कि आई ये तरह देखें ये मेरा बाथरूम. हाथ दोगी, ये तो दिखाने वाली चीज़ है. तो इतनी दुनिया की जानी मोहब्बत दिल के अंदर आ गई, ये बाथरूम है, यहाँ जाके मैं पता नहीं अजीब जाहिल लोग. पॉइंट नंबर डी, शर्म सी आती है. वो बेटा वो यूज टू हो गई हैं चीज़ें, इसलिए नहीं पता चल रहा. ये पुराने ज़माने में लोग दूर बनाते थे कि हया की चीज़ है ये, और हमने मिसालें डाल दी. वो तो किसी किताब से मिसाल डाली थी, ग्रिपिंग IFRS एक किताब है, वहाँ से ये मिसाल डाली हुई है. पॉइंट डी अब थी उसमें, आइंदा चेंज कर देंगे इसको. अच्छा चलें भी, जाने दें, किचन बना लेंगे अगली दफ़ा. एक मसला ना कस्टमर की छोटी बेटी ने आइडेंटिफाई किया. सवाल कहते हैं वेदर द गुड्स और सर्विसेज कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट. क्या अभी भी चीजें डिस्टिंक्ट हैं इफ द कॉन्ट्रैक्ट also include a vada to repair the existing gutter of the customer's house. उस किताब को लाके दिखा दूंगा जहां से मैंने ये उठाई है, तो मेरे पे इल्जाम ना लगा. अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये गटर, ये जो गटर से बू आ रही है, ये भी एक मसला है. ये तो पूरे घर में से आ रही है. भाई गटर लीक हुआ वो तो हर जगह से ही तकरीबन आती है, ये बाहर खड़े हो जो तो भी आती है. एक मसला और, उठ जा, गटर सही होने लगे. अच्छा, अब आप बताएं क्या बाथरूम बना के देना, बाथरूम तो समझ लें ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे बनने ना, गटर तो ग्राउंड फ्लोर और सारे हर जगह साफ करने पड़ेंगे. क्या बाथरूम बना के देना और गटर साफ करना ये अपनी जात में अलग अलग हैं? बिकॉज आवर एंटिटी और अदर एंटिटीज आर रेगुलरली प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज सेपरेटली. वी कैन टेक फ्रॉम दीज बेनिफिट फ्रॉम दीज ओन सेपरेटली. कस्टमर इनसे दोनों से अलग अलग बेनिफिट ले सकता है, ये तो अपनी जात में अलग अलग हैं. अगली चीज, क्या कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं? इसमें बेटा 3 सवाल है. क्या एंटिटी बाथरूम जो नया बन रहा है फर्स्ट फ्लोर पे उसको गटर रिपेयर करने के साथ इकट्ठा मिला के गटराइज्ड बाथरूम देगी? देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन. नेक्स्ट, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन वन थिंग? दीज आर हाईली इंडिपेंडेंट थिंग्स. कोई मॉडिफिकेशन नहीं है. पहले बाथरूम के, वो बाथरूम में कोई गटर का मसला होता तो फिर शायद पता नहीं क्या बहस होती, वो छोड़े, ये पूरे घर के गटर का मसला है. डन. और तीसरा सवाल, हाईली डिपेंडेंट कहाँ है? हाईली हल्का फुल्का गटर का लिंक है बाथरूम से, लेकिन दीज आर हाईली इंडिपेंडेंट चीजें. सो वो बात अपनी जगह है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हाईली डिपेंडेंट आपसे पूछेगा नहीं. हाईली डिपेंडेंट मींस हाईली डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट. और आप गटर इस्तेमाल कर रहे थे उस बाथरूम के बगैर भी. अब बोल, हाँ ये चीज तो पहले से भी गटर इस्तेमाल हो रहे थे उस बाथरूम के बगैर, तो दिस आर नॉट डिपेंडेंट. सो दैट्स व्हाई आप बता दें ये जो एडिशनल आपने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है, इट इज सेपरेट PO. इट इज नाउ हाउ मेनी POs विल बी देयर इफ वी पकड़ द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट? 2. So they will construct a bathroom for us. And number 2, if someone is good in English, so he or she can try its solution. So let's discuss this solution with a beautiful English which we have already covered in para number 27, 28 and 29. Each of the individual goods, building, sanitary ware and electric supplies are capable of being, ये लफ्ज़ आप लोग याद करें, बोले, are capable of being
जिनको हम कहते हैं अपनी जात में, ऑन इट्स ओन। दिस इज बिकॉज द कस्टमर इज एबल टू बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ देम सेपरेटली। लेकिन इसको हम अगर खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। we or other sellers are selling these things regularly, separately. Next, each of these goods are not considered distinct in the context of contract. ये क्योंकि इंटीग्रेट हो गई है ना। Actually, the entity is using all goods and services to produce that is a fully operational bathroom. Entity is giving. So that's why, although the individual goods and services are capable of being distinct, they are not considered to be distinct in the context of. Therefore, alhamdulillah, since both of these criteria were not met, the individual goods in the contract are not distinct. Distinct होने के लिए दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं. Therefore, the contract thus has one PO. The construction of the bathroom and the repair to gutters of pre-existing house are highly independent promises. The customer can benefit from these service on its own, and these are also distinct in the context of contract. कोई लॉजिक नहीं दी, बस कंक्लूड किया है. हल्का इतना ही आई कि अभी जवाब दे के आ रहा है. So now the contract thus has number 1, promise to construct and promise to repair the gutters. अच्छा जी. अब my dear, एक मिनट खामोश हो जाओ. अब my dear बस मुझे बता दें कि उधर 3 कौन से काम हैं जो एंटिटी कर सकती है, तो चीजें इकट्ठी ही समझी जाएंगी. नंबर 1, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, हाईली डिपेंडेंट. सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन में कॉफी, सैंडविच, बर्गर, सालन, जो मर्जी जहन में, घर, बाथरूम जहन में रखिएगा. और हाईली कस्टमाइज्ड में आप वो सॉफ्टवेयर और उसकी हाई लेवल की कस्टमाइजेशन रखिएगा. और तीसरी बात, हाईली डिपेंडेंट में हमने रिमोट की और कार की एग्जांपल दी है. डन. हाईली डिपेंडेंट में वैसे हम वो भी दे सकते हैं, वो ग्राइंडर और जो नीचे ग्राइंडर और उसका जग. अगर खाली ग्राइंडर है, ऊपर जग नहीं है, तो हम उसके ऊपर खड़े होके घूमेंगे. नहीं, मार्केट से मिल जाते हैं का मतलब है वो जो पहला स्टेप पूरा हो रहा है फिर. लेकिन इस्तेमाल करने में दोनों हाईली डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. और दूसरा उसके ऊपर लगा हुआ जग. मैं रिमोट कंट्रोल, और मैं ये हाईली डिपेंडेंट वाला नहीं पूछना उसने, मैं बता रहा हूँ हाईली डिपेंडेंट वाला नहीं पूछना, लेकिन एक हल्की सी मिसाल दे दी है. ठीक है जी. 12:42 हो गए, तशरीफ ले जाए. नहीं, पार्ट भी नहीं है आज. तो एक मिनट भाई, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो कह दे कि बाथरूम तो ठीक है बन गया है, लेकिन इसकी दीवार गिरा के इसे 2 फुट एक्सटेंड कर दो, भाई फिर तो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन हो गई ना. फिर तो 2 फुट एक्सटेंड होगा तो वही ईंटें, बजरी, सीमेंट आपस में जुड़ के और एक्सटेंड हो जाएगा. फिर तो कितने वादे बन जाएंगे? फिर तो एक ही वादा है. वाई बताएं ना, वो ईंटें आपस में जुड़ गई हैं 1 फुट एक्सटेंड करके, तो फिर वो इंटीग्रेशन सर्विस दे दी एंटिटी ने, तो फिर कितने वादे बन जाएंगे? एक.